बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, मेरा देवर बाहर मुल्क रहता था। देवरानी हमारे साथ ही होती थी। वो मुझे रोज़ रात को जूस का गिलास देती और मैं पुरसुकून सो जाती। एक रोज़ मैंने जूस ना पिया। आधी रात को आँख खुली तो मेरी देवरानी मेरे ही शोहर के साथ। मेरा नाम रोमाइश शाह है। मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी उम्र अब 30 साल है। 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। बहुत नाज और लाड से मुझे मेरे अब्बा ने बड़ा किया। मैंने जो चाहा वो पढ़ाया, जिस कपड़े पर हाथ रखा वो लेकर दिया। कभी घर में किसी ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। हमारे ख़ानदान में कोई भी लड़की मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बल्कि कुछ तो कभी स्कूल ही नहीं गई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बहुत सा पढ़ूं, ताकि सब लोग जान लें कि एक आम आदमी की बेटी भी पढ़ सकती है। जब मैंने एफ़ए किया तो सब लोग हसद और जलन से मिले जुले जज्बात के साथ घर आए। कुछ ने तो अब्बा को मुबारकबाद दी कि वाह करीम, इस दौर में भी तुमने अपनी बेटी को इतना आगे तक पढ़ाया है, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। लेकिन कुछ नाम नेहाद बुजुर्गों ने आकर ये भी कहा कि लड़की ज़ात है, आगे पढ़ाओगे तो हाथ से निकल जाएगी। और फिर एक दिन तुम्हारे चेहरे पर कालक मल जाएगी, फिर हाथ मलते रह जाना। तब हम में से कोई भी हमदर्दी के लिए आगे नहीं आएगा, देखना। अब्बा ने उन सब की बातें बहुत इज़्ज़त और एहतराम से सुनी थी। फिर मुझे बुलाकर समझाया कि दुनिया चाहे कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ ले, तुम्हारा अब्बा तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा, जितना चाहो पढ़ो। और फिर अब्बा की यही बातें मेरे पैरों की जंजीरें बन गईं। मैं पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे नुमाया लड़की थी। हर बंदा मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे अब्बा की वो बातें ऐसी जंजीर थी कि मैं लड़कियों से भी घुल मिल ना सकी। मेरी पढ़ाई के कई साल गुजर गए थे। मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी थी। डिग्री मिलते ही कई नौकरियां आईं, लेकिन मैंने अपने घर में नाम भी नहीं लिया। ख़ानदान में भी बस यही मशहूर था कि करीम की बेटी ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। उन्हें मेरी काबिलियत और मकबूलियत की 1% भी भिनक नहीं थी। मैंने अपने अब्बा के सामने भी ये जिक्र नहीं किया था, वरना अब्बा सबके खिलाफ जाकर मुझे नौकरी भी दिलवा देते। मगर मैं हमेशा से यही देखते आई थी कि अब्बा कभी तो किसी से मेरी पढ़ाई के लिए झगड़ा मोल लेते, तो कभी किसी को दलील देते। मेरी नौकरी करने से तो सारा ख़ानदान उन्हें छोड़ ही देता। मुझे मालूम है वो मेरे लिए ये भी सह लेते, मगर मैं खामोश रही। मैं अब्बा को मज़ीद आजमाइशों में नहीं डालना चाहती थी। मैं घर में बैठी ही थी कि ख़ानदान से मेरे लिए रिश्ते आए। मामू, चाचू, खाला, पप्पू सभी कितार में थे। ये वही लोग थे जो कहते थे कि करीम की बेटी हाथ से निकल रही है। आज वही सब मेरे लिए हाथ फैलाए खड़े थे। अब्बा ने बहुत सोचा समझा और फिर उनमें से किसी के भी घर रिश्ता करने से इनकार कर दिया। पूरे ख़ानदान में गोया भूचाल आ गया। सब लोग अब्बा के ऐसे खिलाफ हुए कि उनका बायकाट करने का फ़ैसला कर लिया। अब्बा बहुत परेशान हुए। मैं उन्हें जिस आजमाइश से बचाना चाहती थी वही आ गई। मैं अब्बा के कदमों में बैठी और फिर अपना दामन उनके आगे फैला दिया। मैंने अब्बा से कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि आप उम्र के इस हिस्से में जाकर मेरे लिए सबकी नाराज़गी मोल लें। आप मेरा रिश्ता जिससे चाहें कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं सारी उम्र ज़बान बंद करके सर झुकाकर गुजार दूंगी, लेकिन आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी।
आपने अगर गैरों में शादी कर दी तो सब यही कहेंगे ना कि करीम की बेटी को कोई पसंद था, देखा वो ठीक तरबियत न कर सका। मैं किसी की कोई बात सुनना नहीं चाहती। मैं अपनी बात सुनकर उठ गई, लेकिन अब्बा न जाने किस कश्मकश में थे। और फिर उन्होंने 3 दिन के बाद चाचू को हाँ का पैगाम भेज दिया। तो सब लोगों का रवैया ऐसे बदला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं इसकी वजह भी जानती थी। उन्हें पता था कि लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करना चाहेगी, तो सारी लक्ष्मी अपने घर ही क्यों ना आए। मैंने भी सबके इरादों को भांप लिया और फिर मजहर के संग रुखसत होकर अपने चाचू के घर आ गई। शुरू के दिनों में चाची का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था कि मुझे यकीन ही नहीं आता था। ये वही चाची हैं जो मेरे किरदार पर बहतान लगाती थी। एक हफ्ता गुजर गया। जब मैं किचन में गई और खाना बनाने के लिए चीज़ें निकाली, एकदम चाची अंदर आई, मेरे हाथ से गोश्त का पैकेट पकड़ लिया और कहा कि अरे तुम क्यों किचन की झंझट में पड़ती हो। तुम तो मेरी लाडली और अकलौती बहू हो, बेटी से बढ़कर हो। मैं तुम पर कोई भी सख्त जिम्मेदारी नहीं डालूंगी, तुम बस अपनी नौकरी पर तवज्जो दो। तुम्हारी माँ जैसी चाची सब कुछ कर लेगी, तुम फिक्र ना करो। उनकी बात ज़बान पर आ ही गई थी जो उनके सहन में थी। मैंने हैरानगी से उन्हें देखा और फिर जवाब दिया कि मेरा तो नौकरी का कोई इरादा नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं। अगर मैंने नौकरी की तो मज़हर को अच्छा नहीं लगेगा, और मज़हर भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर चाची के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ चल दी। उस दिन के बाद काम करने से मुझे किसी ने नहीं रोका, बल्कि जितना हो सकता था मुझसे काम करवाया जाता, ताकि मैं हिम्मत हार जाऊं और फिर उनका मुतालबा मान लूं। मैं उनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं बनना चाहती थी। सब ने बहाने बहाने से मुझे कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने सबकी बात को मजाक में उड़ा दिया। मुझे लगा था कि ये लोग इस बात को बहुत जल्द नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। मुझ पर इस घर में रहना दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। इसी तरह 2 साल और गुजर गए और मेरी गोद में 2 जुड़वां बच्चे अदील और आमना आ गए। लेकिन अब भी यहाँ सबके दिलों में मेरे लिए नफ़रत ही थी, जिसे वो फरामोश करने को किसी सूरत तैयार नहीं थे। मैंने बहुत हद तक बर्दाश्त किया था, आज तक किसी के सामने उफ तक नहीं की थी, मगर अब मुझे लगने लगा था कि सब थम सा गया है। और फिर मेरी ज़िंदगी में कहराम मच गया जब मज़हर मेरे सर पर सौतन लेकर आए। कुछ दिनों से वो सब लोग बाहर रहते थे, मुझे देखकर हंसते, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। चाची भी दूसरी बहू के आने से बहुत खुश थी। दूसरी बहू आई थी जो नौकरी भी करती थी और मॉडर्न भी थी। सबा के आते ही चाची तो जैसे हवाइयों में उड़ने लगी। मेरे बच्चे तो पहले भी किसी की गिनती में नहीं आते थे, अब तो जैसे हमारा वजूद भी किसी को दिखना पसंद नहीं था। सबा के आते ही मुझ पर काम का बोझ बढ़ गया था। वो महारानी अपने हिसाब से आती थी और सोती जागती थी। उससे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। शादी के तीसरे दिन ही वो अपने काम पर जा चुकी थी और माजरत की कि उसे छुट्टियां नहीं मिल सकती। वो माजरत कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि चाची दिल ही दिल में कितना खुश होंगी। फिर जैसे तैसे करके 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद सबा ने घर आकर चाची के हाथ पर 5,000 रुपये रख दिए, जिसे देखकर उन्होंने तेवरी चढ़ाई और पूछा, बहू तुम्हारी तनख्वाह तो 30,000 है ना। इस पर सबा ने इत्मीनान से कहा, 25,000 की मैं कमेटी डाल चुकी हूँ, वो कुछ महीनों में ख़त्म होगी तो सारी तनख्वाह घर ही आ जाएगी।
ये जवाब सुनकर चच्ची मुतमईन हो गई थी और अपनी लाडली बहू के गुण गाने लगी। अब चच्ची को मेरा वजूद भी चुभता था। मैं और मेरी औलाद घर में चलते फिरते उनकी आंखों को चुभते थे। बच्चों को तो अपने सामने देख लेती तो थप्पड़ मार देती। वो डर के मारे कमरे से निकलते ही नहीं थे। इतने सारे मजालिम के बीच में खुदा की करनी ऐसी हुई कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। मुझ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन कभी किसी से कोई बात नहीं की थी, कहीं मुझ पर कोई सवाल ना उठा दे। मैं 3 दिन बाद जब अब्बा का सोग मनाकर अपने घर वापस गई तो वहाँ मेरा जो थोड़ा बहुत सामान था वो बांधा जा चुका था। मैंने मज़र की और अपनी सास की बहुत मिन्नतें की कि कभी इस घर में अपना हक नहीं मांगूंगी, लेकिन किसी भी पत्थर दिल को मेरी सदाओं पर रहम नहीं आया और मुझे मेरे 2 मासूम फूलों के साथ घर से निकाल दिया गया। मैं रोती धोती अपने घर वापस आ गई। मेरे भाइयों ने मेरे सर पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे मुझे अपने सीने से लगा लिया था, क्योंकि वो भी आज तक अपनी लाडली बहन पर ढाए जाने वाले जुल्म से अनजान नहीं थे। मुझे अब्बा के घर रहते 2 हफ्ते हुए थे कि मैंने अपनी भाभियों को बातें करने सुना कि अब इस महंगाई के दौर में ये और इसके बच्चे भी हम पर आ गए हैं, वो भी उम्र भर के लिए एक बोझ की तरह। भला ससुराल वालों की ही नौकरी करके खिला देती, यहाँ आकर हमारा सुकून बर्बाद न करती। ये जुमले सुनकर मेरे दिल पर छुरियाँ चल गई थीं। मैं सारी रात रोती रही, लेकिन फिर मेरे जहन में अगले ही दिन एक ख्याल आया। मैं बच्चे भाभी के पास छोड़कर बाजार का कहकर चली गई और अपनी सीवी से शहर के बड़े कॉलेज में दे दी। एमफिल की डिग्री और साथ में चमकता गोल्ड मेडल मेरी अहमियत सबको बताने के लिए काफ़ी थे। मैं खामोशी से घर आ गई और अगले ही दिन मुझे हर जगह से कॉल आने लगी। हर इदारा मुझे रखना चाहता था। फिर मैं 70,000 में उस शहर के सबसे बड़े इदारे के साथ मुंसलिक हो गई। सब घर वाले देखते ही रह गए थे, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़की जो नौकरों की तरह अपने ससुराल में रही और अपना आप बिल्कुल मार दिया, उससे कोई ऐसे हाथों हाथ ले सकता है। मैंने नौकरी लगते ही एक किराए का घर लिया जो मेरे भाइयों के घर के करीब ही था। सब ने कहा क्या ज़रूरत है अलग जगह रहने की, यहाँ तक कि भाभियों ने भी यही बात की। लेकिन मैं जानती थी कि यहाँ मेरी औलाद की इज्जत नहीं होगी, क्योंकि वो उनका घर नहीं था। मैं अलग रहने लगी और ऐसे ही कुछ सालों बाद मैं एक ज़ाती घर की मालिक हो गई। कुछ दिन कबल मेरा अस्पताल जाना हुआ। मैं वहाँ गई तो एक कमरे से मुझे कुछ जानी पहचानी आवाज़ें सुनाई दी। मैं ठिठक कर रह गई। चाची सबा के पैरों में बैठी थी और मिन्नतें कर रही थी कि मज़र की दवाइयाँ मंगवा दे, वरना वो मर जाएगा। लेकिन सबा चेहरे पर सख्ती लिए बोली कि इतने वक्त से आप लोग मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं और अब ये खर्चे भी मैं करूं। ये कौन सा घर कुछ कमा कर लाता है, मरने दें इसे। उसके अल्फाज सुनकर मुझे अपना वक्त याद आया था। जैसे ही सबा बाहर आने लगी मैं एक साइड पर हो गई। फिर वो चली गई तब मैं अंदर गई जहाँ चाची बैठी रो रही थी। मैं गई तो उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा और बेयकीनी से देखती रही, जैसे मेरे सामने आने की उन्हें बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहती, चाची ने मेरे पाँव पकड़ लिए और रोना शुरू कर दिया। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने स्पाट चेहरे के साथ उन्हें उठाया और फिर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही सब ने मुझे घर से निकाला तब सब काम चाची और सबा पर आ गए थे। चाची बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वो कुछ कर सकती। दूसरा, मैंने उन्हें ऐसी आदत डाल दी थी
कि अब चाय बनाना भी उन्हें मुश्किल लगता था। उन्होंने सबा से कहा कि बेटा घर के काम भी करो, मुझ अकेली जान में इतनी हिम्मत नहीं रही। तब उसने कहा कि मैं तो कमा कर लाती हूँ, मैं क्यों करूँ। और जब काम वाली लगवाने का कहा तो तनख्वाह कम है का बहाना बना लिया। मेरे जाते ही चाची पर सब काम आ पड़े तो उन्हें एहसास हुआ था कि काम करने वाली लड़कियां तो असल में होती कैसी हैं। वो काम तो करती थी लेकिन उन्हें जूते की नोक पर रखती थी। अब मज़र को फालिज का अटैक हुआ था और वो मासूर हो गया था। वो खुद से खाना भी नहीं खा सकता था, ये सब उसके लिए महाल था। चाची ने मुझे कहा कि मैं उन्हें माफ़ कर दूं और बच्चों के साथ वापस आ जाऊं। मैंने उनकी आंखों में देखा, फिर अपना वक्त याद किया और एक लम्हे में फ़ैसला हो गया। मैंने अपने पर्स से 1 लाख निकाल कर उनके हाथ पर रखा और चली आई। अब भी मैं उनको माहाना खर्चा भेज देती हूँ क्योंकि सबा तो जा चुकी है, लेकिन मैं कभी उनके घर नहीं गई और ना ही उन्हें माफ़ किया है, क्योंकि मेरी दौलत तो सिर्फ मेरे बच्चे हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।